डियर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। पिछले क्लासेस में हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को देखा था, लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूँगा। डी मीन्स डिटेक्शन, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स को। आई मीन्स इंसिडेंट, कमांड, राइट। इंसिडेंट पर कमांड होना चाहिए हमारा, क्या क्या, जैसे कौन कौन सी कंडीशंस में पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, उसके इंसिडेंट्स कितने हैं, उस पर कमांड होना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पावरफुल होनी चाहिए। असेसमेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। सपोर्ट, हर जगह से सपोर्ट होना चाहिए। ट्राइएज एंड ट्रीटमेंट, ट्राइएज सिस्टम को फॉलो करना है, कलर कोडिंग को फॉलो करना है और ट्रीटमेंट के लिए सक्षम होना है। सेकंड लास्ट है इवेल्युएशन, ट्रीटमेंट देने के बाद इवेल्युएशन उसका किया जाता है और लास्ट में उसे रिकवरी की भी की जाती है। तो ये सारे क्या है, डिज़ास्टर नर्सिंग के लिए कॉन्सेप्ट्स है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत ही कंपोनेंट, असेंशियल एलिमेंट की तरह ये है। नेक्स्ट है इसके अंदर हेडिंग अपनी जो है वो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर नर्सिंग, जिसके अंदर फर्स्ट है लाइसेंश्योर। लाइसेंश्योर का मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो लाइसेंस और ऑथेंटिकेटेड डिग्री होनी चाहिए या ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। और नेक्स्ट है गुड सैमरिटन लॉ को हमें फॉलो करना है, जो भी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ में जो भी लॉज हैं उनको फॉलो करना है। गुड रिपोर्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड केयर होनी चाहिए, स्टैंडिंग ऑर्डर्ड होना चाहिए, राइट। रिटन कंसेंट होना चाहिए। ऑपरेशन एंड प्रोसीजर्स, ऑपरेशन रिलेटेड जो भी इमरजेंसी ऑपरेशन है या प्रोसीजर्स हैं, राइट, उनसे रिलेटेड रिटन कंसेंट होना चाहिए। करेक्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए, पेशेंट की आइडेंटिटी करेक्ट होनी चाहिए। जिस पर्सन के लिए हम प्लान कर रहे हैं, ऑपरेशन या प्रोसीजर कर रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट ड्रग मेंटेनेंस, ड्रग कौन से लीगली अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है लीगली, राइट, किस तरह से उन्हें कंट्रोल करना है, उस पर हमारा मेंटेनेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो है डिस्चार्ज का जो प्रोसीजर है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन, आपने जो भी प्रोसेस किया है सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट, ऑफ पेशेंट्स प्रॉपर्टी, पेशेंट की जो प्रॉपर्टी है उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ज्वेलरीज वगैरह हो गए, जो भी आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, और अपने जो भी हायर अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट करना है। तो ये कुछ ऐसे सब हेडिंग्स थी जो लीगल एस्पेक्ट्स और डिज़ास्टर नर्सिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। रिसोर्सेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का यहाँ पे तात्पर्य है गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, नॉन और गवर्नमेंटल बॉडीज़ हो गई, जो कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो अवेलेबल करवाती है, उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स। पर्टिकुलर जो भी आपका सिस्टम्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में भी आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनकी जो भी पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स है, वो फॉलो इसमें होने चाहिए और उनको बनाना भी है। पॉलिसीज़ को बनाना होता है, प्रोसीजर्स कैसा रहेगा, प्रोटोकॉल्स क्या क्या रहेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ जो है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट्स वेल इक्विप्ड होना चाहिए। इमरजेंसी डिज़ास्टर मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। स्टाफ होना चाहिए और पर्टिकुलर स्टाफ को पर्टिकुलर प्रोसीजर या हेल्प के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। रिसोर्सेज फॉर द डिज़ास्टर ड्रिल्स एंड इफेक्टिव इवेल्युएशन सिस्टम इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड आफ्टर इफेक्ट। यदि कोई डिज़ास्टर आता है, आप उसको सर्विस देते हो, उसका ट्रीटमेंट करते हो, लेकिन सब चीज़ें होने के बाद
विक्टिम जो है, जो ग्रसित पर्सन है, उसकी हेल्थ पर बाद में क्या इफेक्ट आ सकता है। तो सोशल रिएक्शन हो सकती है। सोशल रिएक्शन जैसे दंगे फसाद हो गए, विस्फोट वगैरह हुए, तो आपस में सोशल रिएक्शन ये हिंदू मुस्लिम या अदर कोई भी चीज़ों रिलेटेड इश्यूज बन सकते हैं। तो ये चीज़ें किसका एग्जाम्पल थी, सोशल रिएक्शन का। कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर वाटर जो है, पोल्यूशन, वाटर, ये सारी चीज़ें पोल्यूटेड हो जाएंगी और ये डिजीज़ को इन्वाइट कर सकती है। तो आफ्टर डिजास्टर इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। पॉपुलेशन जो है वो एक जैसे जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थी अपने अपने सुविधा के अनुसार, डिजास्टर होने पर हो सकता है वो पॉपुलेशन इधर उधर तितर बितर हो जाए, तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। माइग्रेट हो जाएगी पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक एक्सपोजर्स। क्लाइमेटिक एक्सपोजर जो भी वातावरण है उसके विरोध में एक्सप्लोजर हो गया, उससे हमारी रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, राइट। फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है विक्टिम्स को, तो उसकी भी प्रोविज़न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। वाटर सप्लाई जो है, सैनिटेशन है, ये भी प्रभावित होती है, जो कि हेल्थ या डिजास्टर होने के बाद हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है। मेंटल हेल्थ, लोग क्राइसिस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं बड़ी मात्रा में जब जन धन की हानि होती है उस समय। डैमेज टू द हेल्थ, और हेल्थ डैमेज हो जाती है, वो अपने इम्यून सिस्टम हो गया या और रिकवरी की जो अपनी कैपेसिटी है वो यहाँ पर अफेक्टेड होती है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड आफ्टर द इफ़ेक्ट्स होने के बाद इस तरह से ये हो सकता है। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। Post traumatic stress disorder is a severe anxiety disorder that can develop after the exposure to an event that results in psychological trauma. लोगों के परिवार, घर बार, ये सारी चीज़ों से उन्हें जब वियोग हो जाता है, उन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, तो उनको उससे रिलेटेड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का सफ़र करना पड़ सकता है, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 के अंतर्गत लोगों में लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे बैठे एंग्जाइटी और डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गए थे, तो ये सब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर आता है। फ्लैशबैक, नाइटमेयर्स, ये इसके सिम्टम रहते हैं, वो चीज़ें याद आती हैं और ये सारी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन डिजास्टर्स। रिहेबिलिटेशन आफ्टर डिजास्टर के बाद रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाए, तो वाटर सप्लाई को वापस मेंटेन किया जाए, राइट। फूड सप्लाई को वापस रिकवरी की जाए, बेसिक सैनिटेशंस उपलब्ध कराया जाए और पर्सनल हाइजीन के लिए पीपल को सुविधाएं दी जाएं। नेक्स्ट है फिजिकल रिहेबिलिटेशन, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना, फूड एलिमिनेशन, यूरिनेशन, ये सारी चीज़ों में उनको वापस एबल बनाया जाए, काम धंधों पे लगाया जाए। साइको सोशल रिहेबिलिटेशन, उनकी सोसाइटी को वापस रिहेबिलिटेट किया जाए, राइट, रिकवर किया जाए सोसाइटी को, बस्तियाँ बनाई जाए, कच्चे घर बनाए जाए, जो भी घर वगैरह सुविधा उनको दी जाए। नेक्स्ट फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन, उन्हें आर्थिक मदद भी की जाए एवं रिलोकेशन, अपनी जगह पर वापस उनको एक सुरक्षित जगह पर उनको वापस रिलोकेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर आती है, जिसको देखते हुए पॉलिसीज़, प्लान्स और प्रोटोकॉल्स, जो भी स्कीम्स है वो गवर्नमेंट प्लान करती है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, रिहेबिलिटेशन आफ्टर द डिजास्टर। नेक्स्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अटेंडेंस के लिए जो स्टूडेंट्स क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आज भी मैं उनको कह रहा हूँ कि 24 आवर्स के अंदर, विद इन सेम डेज, उसी दिन के अंदर आपको अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट आपको रिप्लाई करना है, राइट। तब आपका जो है ऑन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी प्रेजेंट मार्क होगी और उसके अकॉर्डिंग आगे आपके इंटरनल मार्क्स के लिए इवेल्यूएशन किया जाएगा। सो इसे प्लीज़ इग्नोर ना करें। और जिन लोगों को क्लास के अंदर यदि कोई डाउट है तो वो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और जो मैं चीज़ें या स्लाइड पर आपको बता रहा हूँ, यही सब सारी चीज़ें आपकी नोट्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है और यही आपके नोट्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने इस नोट्स के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, राइट। सारे सिंगल वर्ड्स हैं, सब हेडिंग के साथ ये वर्ड्स होने चाहिए और ये इनफ है। और आई थिंक ये सिंपलेस्ट नोट्स जो मैंने लैंग्वेज को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट।